अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, चाहे इसे हुकूमत की नाअहली और गलत फ़ैसले कहें या फिर अवाम की जानिब से गैर ज़िम्मेदारी का मुजाहरा, नतीजा आज ये है कि मुल्क में कोरोना जो है ये बेकाबू हो चुका है। पाकिस्तान में मजमूई तौर पर कोरोना केसेस की तादाद 1,03,000 से तजावुज़ कर चुकी है। 2,000 से ज़ायद अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। अस्पतालों में जगह कम पड़ने लगी है। कई अस्पतालों में तो अब मरीजों को एडमिट भी नहीं किया जा रहा है। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि गैलेप सर्वे के मुताबिक पाकिस्तानियों की अक्सरियत अब भी ये समझती है कि कोरोना से उतना ख़तरा नहीं है जितना बताया जा रहा है। सर्वे के मुताबिक 63% पाकिस्तानी शहरियों को ये यकीन है कि कोरोना वायरस को ख़तरे को जो इसका ख़तरा है इसको बढ़ा चढ़ा कर जो है ना वो पेश किया जा रहा है, जबकि 33% अफराद ने इस बात से इत्तफाक नहीं किया है। सवाल यह है कि पाकिस्तानी अवाम अब भी कोरोना को आखिर हकीकत क्यों नहीं समझ रहे हैं? क्या हुकूमत अवाम में शऊर बेदार करने में नाकाम रही है? वज़ीर आज़म इमरान खान हर दूसरे तीसरे दिन हम देखते हैं अवाम को कोरोना से मुतालिक जो सूरत हाल है उस पर आगाह करते हैं, अपडेट करते हैं। क्या वज़ीर आज़म की ये प्रैक्टिस भी किसी काम नहीं आ रही है? क्योंकि अवाम तो कोरोना को ख़तरा समझ ही नहीं रहे हैं। आज भी कोरोना से मुतालिक अहम इजलास के बाद वज़ीर आज़म ने अवाम को बताया और कहा कि अवाम से अपील है कि कोरोना वायरस से मुतालिक जो SOPs हैं उन पर अमल करें। अगर एहतियात ना की तो बहुत मुश्किल वक्त आने वाला है। सिर्फ एहतियात से ही मुश्किल वक्त से बचा जा सकता है। वज़ीर आज़म का ये भी कहना था कि लॉकडाउन का मतलब वायरस ख़त्म नहीं होगा, लॉकडाउन सिर्फ वायरस के फैलाव को कम करता है। पाकिस्तान में जुलाई के आखिर या अगस्त के शुरू में जो कोरोना केसेस हैं ये अपने उरूज पर होंगे। अगर एहतियात ना की तो बहुत मुश्किल वक्त आने वाला है। सिर्फ एहतियात से ही मुश्किल वक्त से बचा जा सकता है। दूसरी तरफ आज सुप्रीम कोर्ट में कोरोना खुद नोटिस केस की समाअत हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हफ्ता और इतवार को मार्केटें खोलने का जो हुक्म था इसको वापस ले लिया है और साथ ही हुकूमत को कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए कानून साजी की भी हिदायत की है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की। दौरान समाअत चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत ने ताहाल कोरोना से तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून साजी नहीं की है, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सूबों की जानिब से कानून साजी की गई है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कौमी सतह पर भी कोरोना से तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई कानून साजी होनी चाहिए। कौमी सतह पर कानून साजी का इत्तलाक पूरे मुल्क पर होगा। मेंबर लीगल टीम NDMA भी अदालत में पेश हुए और अदालत को बताया कि कोरोना टेस्ट की जो कैपेसिटी है ये 30,000 से बढ़ चुकी है, जिस पर चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि 30,000 टेस्ट तो ना होने के बराबर हैं। पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ है। दौरान समाअत सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत से टिड्डी दल के हमलों से नुकसानात की जो तफसीलात थी वो भी तलब की और NDMA के से मशीनरी इंपोर्ट करने का रिकॉर्ड और सारी तफसीलात भी पेश करने का कहा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा कि जो सामान मंगवाया गया है इसकी दस्तावेज़ात जो हैं वो रिकॉर्ड पर क्यों नहीं है। ये नहीं कि आप अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी करते फिरें। हम तमाम ख़रीदारी का ऑडिट करवाएंगे। सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए आज मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन किया है चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो अच्छी बात यह है, अच्छी खबर यह है कि जो आपका कोरोना जो टेस्ट है वो नेगेटिव आया है। एक बार फिर से आपने अपना जो ऑफिस से अपनी जो जिम्मेदारियां हैं वो संभाल ली हैं। अल्लाह ताला, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को, पूरी दुनिया के जो लोग हैं उसको इस बीमारी से, वबा से महफूज रखे। जनरल साहब आगे बढ़ते हैं। जनरल साहब, जैसा कि ये हम बात हमेशा से ये करते आ रहे हैं जब से ये क्राइसिस शुरू हुआ है कि तारीख़ का बदतरीन क्राइसिस है ये। सैलाब हों, ज़लज़ले हों या बीमारियां या वबाएं जो ऐसे पेंडेमिक की जो है ना वो सूरत हाल इख्तियार कर ले, NDMA को इनसे निपटने के लिए जो है ना वो टास्क दिए जाते हैं। अब इस पेंडेमिक से भी निपटने के लिए आपको मार्च में जो है ना वो टास्क मिला था NDMA को। इन 3.5 महीनों में सूरत हाल को बतदरीज बेहतर करने में NDMA जो है, अगर आप ये हमारे साथ शेयर कर सके, बता सके कितना कामयाब हुआ है फैसिलिटेशन के हवाले से, तिब्बी सामान के हवाले से जो हॉस्पिटल्स को देना है, अगर आप बता सकें कि किस हद तक आप लोगों को कामयाबी मिली है अपने इस काम में। शाजिया, मैं पहले तो ये बता दूं कि NDMA जो है बेसिकली फेडरल इदारा है जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की मदद के लिए बनाया गया था और आपको पता होगा कि 18th अमेंडमेंट के बाद जो PDMAs हैं वो प्राइमरीली सूबों के नीचे काम करते हैं।
लेकिन फेडरल गवर्नमेंट ने ये फैसला किया था कि कुछ ऐसी चीज़ें जो कि फेडरल गवर्नमेंट को करनी चाहिए, उसका टास्क जो है वो एनडीएमए को दिया गया था। और इनमें 3 बड़ी चीज़ें थीं जो उस वक़्त प्लान की गई थीं। एक थी टेस्टिंग के निज़ाम को बेहतर बनाना, और मैं आपको ये एक बात बताऊं कि मार्च के अवाइल में सिर्फ 2 जो है लेबॉर्ट्रीज़ थीं, और जब एनडीएमए ने 14 मार्च को टेक ओवर किया तो 14 ही लेबॉर्ट्रीज़ काम कर रही थी पाकिस्तान के अंदर। आज अल्हम्दुलिल्लाह 106 लेबॉर्ट्रीज़ काम कर रही हैं, और ये 106 लेबॉर्ट्रीज़ जो हैं ये तकरीबन 40,000 के करीब एक शिफ्ट में टेस्ट कर सकती हैं। और जब मैं एक शिफ्ट कहता हूं तो ये 4 घंटे की एक शिफ्ट होती है, जिसके अंदर एक मशीन जो है वो 96 के करीब टेस्ट पूरे कर सकती है। तो अगर ये 2 या 2.5 शिफ्ट में काम किया जाए तो हम लगभग 1 लाख टेस्ट करने की सलाहियत रखते हैं। उनको हम बार बार कहते रहते हैं, और अगर आपने देखा होगा कि तकरीबन जो है काफ़ी हद तक जो है। लेकिन जज साहब, अगर हमारी इतनी ज़्यादा टेस्टिंग कैपेसिटी है, उतने टेस्ट हो तो नहीं रहे हैं। जब टेस्ट की कैपेसिटी रेशो ज़रा सी भी बढ़ती है तो जो है ना वो पता चलता है जी हमारे तो केसेस इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम इतनी टेस्टिंग कैपेसिटी रखते हैं तो इतने टेस्ट हो क्यों नहीं रहे हैं? कि आज भी लोगों में शऊर नहीं है, लोग टेस्ट करवाना नहीं चाहते हैं, लोग अवॉइड कर रहे हैं? मैं आपको इसमें बताऊं कि इसकी वजूहात कई हो सकती हैं। पहली वजह यह है कि जो हमारा हेल्थ सेक्टर है उसकी कैपेसिटी का आप सबको अंदाज़ा है, और जो है इस हेल्थ सेक्टर की कैपेसिटी जो है वो ऐसे थी कि इसके अंदर बहुत कम लोग हैं जो एक ख़ास जो इसमें एक ख़ास हद तक मैन पावर जो है वो अवेलेबल थी, और उसी मैन पावर की वजह से जो है हम लोग ज़्यादा टेस्ट नहीं कर पा रहे। मैं आपको ये भी बता दूं कि एनडीएमए जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को तकरीबन 138 लोग जो हैं उनको हायर करके दे चुका हुआ है, और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि इन लोगों की एम्प्लॉयमेंट के बाद जो है वो टेस्टों की कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। मैं आपको ये भी बता दूं कि इस वक्त जो रिएक्शंस हैं वो तकरीबन जो है वो 13 लाख के करीब हमारे पास मौजूद हैं। सही। और इनसे मुझे डॉक्टर्स और तिब्बी अमला ज़ाहिर है ये फ्रंट लाइन पर हैं, रियल हीरोज़ ये हैं, लेकिन अक्सर जगहों पर, बहुत से अस्पतालों पर हम आज भी ये देखते हैं कि डॉक्टर्स और जो तिब्बी अमला है वो प्रोटेस्ट करता है, एहतजाज करता है, शिकायत करता ही नज़र आता है। ज़ाहिर जिस रेशो से डेथ्स हो रही हैं, डॉक्टर्स भी अब इनसिक्योर होना शुरू हो गए हैं कि वो जो एक तिब्बी अमले के लिए, सहूलियात के लिए, उनको फैसिलिटेट करने के लिए, उनके बचाव के लिए जो प्रोटेक्शन किट्स होती हैं वो पूरी तरीके से उन्हें नहीं दी जा रही हैं। हमने देखा कि पिछले कैबिनेट के मीटिंग में सामान को, जो तिब्बी सामान है, इसको एक्सपोर्ट करने की भी इजाज़त दी गई। लेकिन सवाल मेरा ये है कि अगर हम सामान को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन हम अपने यहाँ देखते हैं कि डॉक्टर्स जो है, तिब्बी अमला ये है जो है, ये ना होने का जो है ना वो शिकायत करते हैं, एतराज़ करते हैं कि अगर आप बाहर भेज सकते हैं तो अपने लोगों को तो पहले पूरा कर लें। ये अगर आप ज़रा हमें बता सकें कि ये जो शिकायत है फिर क्यों आ रही है अगर हमारे पास इतना और हम बाहर भेज रहे हैं? शाजिया, इसमें 2-3 इश्यूज़ हैं। मैं आपको एक बताऊं कि जो लिस्ट मुख्तलिफ अस्पतालों की एनडीएमए को फ्राहम की गई है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से लिस्ट फ्राहम की गई है, और इस लिस्ट में जो है वो अस्पताल हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर के हैं। मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दूं कि ये जो सामान भेजा जा रहा है ये एनडीएमए जो है ये पाकिस्तान फ़ौज के मुख्तलिफ कोरों को हैंड ओवर करता है, और वो आगे जो है मुख्तलिफ अस्पतालों को हैंड ओवर करते हैं। मैं आपको यहाँ ये भी बता दूं कि मेरे पास बहुत सारे केसेस आते रहते हैं जिसमें प्राइवेट अस्पताल जो हैं वो पीपीज़ मांगते हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की गाइडलाइन उस पर ये है कि सिर्फ ये पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल को दिया जाएगा। मैं आपको ये भी बता दूं कि एनडीएमए के अंदर एक हेल्पलाइन खुली हुई है 111-157-157, और आपको ये जानकर जो है हैरत होगी कि इस पे बहुत कम कंप्लेंट जो है अभी तक आए हैं, और जितने भी कंप्लेंट आए हैं उनको हमने डायरेक्ट भी पीपीज़ भिजवाई हैं। मैं एक और बात आपसे शेयर करना चाहता हूं कि पिछले दिनों मुझे किसी अस्पताल के बारे में बताया गया कि वहाँ पे किट्स मौजूद नहीं हैं।
तो जब चेक किया गया तो मैं आपको ये बता दूं कि वहां पे तकरीबन 6000 के करीब लगभग उनके स्टोर में किट्स जो हैं वो मौजूद थी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एनडीएमए से जब सामान निकलता है उसके बाद वो मुख्तलिफ सीगों से होता हुआ अस्पताल की इंतजामिया तक पहुंचता है, और अगर अस्पताल की इंतजामिया जो है वो उसके अंदर कोई तसाहल करे तो तब भी सामान जो है अमूमी तौर पे नहीं पहुंच सकता। साहब एक और चीज़ जो मैं जानना चाहती हूँ, एग्जैक्ट नंबर्स क्या है आप लोगों के पास, डिटेल्स? एक जिस तरह के आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि जो पेंडेमिक है ये मज़ीद बढ़ेगा, जुलाई और अगस्त में जो ये केसेस हैं ये पीक पर होंगे, उसके बाद नंबर्स नीचे जाना शुरू होंगे। ज़ाहिर है अगर हमारे पास एडवांस में हम ये कह सकते हैं कि नंबर्स बढ़ेंगे, केसेस बढ़ेंगे, ज़ाहिर फिर हमारे हेल्थ सिस्टम पर जो बोझ भी पड़ेगा, तो इस हवाले से फिर तैयारी भी उतनी होनी चाहिए, इक्विपमेंट के हवाले से, तिब्बी जो सामान है उस हवाले से आप लोगों का होमवर्क कंप्लीट है? कोई तखमीना हो, अंदाज़ा हो कि इतना सामान अगले 2-3 महीनों में हमें चाहिए अगर ये पेंडेमिक अगस्त सितंबर तक चलता है और पीक पे जाता है? शाजिया, ये जो केसेस बढ़े हैं ये जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ मुख्तलिफ औकात में हमें अदादो शुमार देती रही है, ये केसेस उसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा बढ़े हैं और बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो हॉस्पिटलाइज हुए हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इंशाल्लाह एनडीएमए जो है वो पूरी कोशिश कर रहा है कि बढ़ती हुई बीमारी के साथ अपने आप को साबित कदम रख सके। मैं आपको ये भी बता दूं कि एनडीएमए जो है वो खुद डिसीजन नहीं लेता कि ये चीज़ खरीदी जानी है। इसके लिए एक फोरम बना हुआ है, नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर, वहाँ पे आज ये डिसाइड किया गया और एनडीएमए को ये कहा गया है कि इस महीने के आखिर में तकरीबन 1000 के करीब लगभग वेंटिलेटेड बेड या ऑक्सीजनेटेड बेड जो हैं उनको लगवाएं, और दूसरे नंबर पे जो है वो अगले महीने में भी तकरीबन इतने ही बेड्स जो हैं उनको तो मौजूदा सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए वेंटिलेटर्स की जो मतलूबा तादाद है वो है या ये भी मंगवाने की ज़रूरत है? अभी जहाँ तक पहली प्लानिंग का तल्लक है तो शाजिया वो हम अल्हम्दुलिल्लाह अपनी प्लानिंग के मुताबिक अपने ऑर्डर दे चुके हुए हैं और वो शेड्यूल के मुताबिक वेंटिलेटर्स जो हैं आ रहे हैं। आज भी इंशाल्लाह 155 वेंटिलेटर्स जो हैं वो चाइना से आज रात को पहुँचेंगे। ये साथ साथ हमारा स्टॉक बिल्ड होता रहता है और जैसे आपको पता होगा कि इंशाल्लाह जो है एनडीएमए अपने जो वसाइल हैं उनको पूरी तरह यूज़ करते हुए लोगों को सहूलत मुहैया करने की कोशिश करेगा। मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दूँ कि जो वेंटिलेटर्स और दूसरा सामान है उसके ना सिर्फ हमने अपने अहदाफ को रिवाइज करना शुरू किया है बल्कि मुख्तलिफ किस्म के जो लाइफ सेविंग इंजेक्शंस हैं उसके लिए भी एनडीएमए ने रिसेंटली बिल्कुल सही। जल साहब, ये सिंध हुकूमत के जो गिले शिकवे आज भी हैं विफाक से, एनडीएमए से भी सामान के हवाले से, तिब्बी सामान को लेकर, तो पूछना मैं आपसे ये चाहती हूँ कि सूबों को जो सामान देना होता है क्या सूबों से एनडीएमए डायरेक्ट डील करता है, आप लोगों के थ्रू जाता है सूबों का सामान? क्योंकि वो तो शिकायत कर रहा है, सिंध तो शिकायत कर रहा है कि हमें जो मतलूबा हमें चीज़ें हैं या तिब्बी जो सामान है वो विफाक एनडीएमए की तरफ से हमें नहीं मिल रहा है, हमारी जो ज़रूरत है वो पूरी नहीं हो रही है। शाजिया, पहले या दूसरे दो जो ट्रांच थे वो हमने सूबों को डायरेक्टली दिए थे और हम इस नतीजे पे पहुंचे कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो रास्ते में ही हमें ये इतला मिलती थी कि वो जो उसकी जगह बनती थी वहाँ नहीं पहुँची। अच्छा। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि इस चीज़ को देखते हुए हमने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से रिक्वेस्ट की थी और अभी फ़ौज की जो मुख्तलिफ इलाकाई कोरें हैं हम सामान उन तक भेजते हैं और वो सामान जो है आगे मुख्तलिफ अस्पतालों में सूबे के साथ मिल बैठ के उसको पहुँचाते हैं। ठीक है। अच्छा जनरल साहब, अब कोरोना ज़ाहिर एक बहुत बड़ा पेंडेमिक है, लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त जो हमें एक और चैलेंज का सामना है वो टिड्डी दल के जो हमले हो रहे हैं। ज़ाहिर है किसान जो है पूरा साल मेहनत करता है और इस सिचुएशन के बाद तो आज किसान बैठा जो है ना वो रो रहा है। इससे निपटने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? हुकूमत ने इस चीज़ के पेश नज़र जनवरी में इमरजेंसी तो लगा दी थी, लेकिन जो एडवांस में इकदाम करने चाहिए थे वो नहीं किए गए, तो फौरी तौर पर इसके खात्मे के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं?
शाजिया, एक बात मैं आपको बता दूं कि जो अभी तक टिड्डी दल के हमले हुए हैं ये वो ब्रीड है जो लोकल है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इन 4 महीनों में ना सिर्फ 7 जहाज़ों का बंदोबस्त किया गया, कोई 5,000 के करीब लगभग लोगों को ट्रेंड किया गया, तकरीबन 5 लाख के करीब लीटर जो है मेलाथियन जो कि चाइना से और लोकली प्रोक्योर की गई। इसके अलावा जो है बाकी जो चीज़ें हैं उनको प्रोक्योर करके सूबों को दिया गया। और मैं आपको ये बता दूं कि अभी टिड्डी दल के जो बड़े हमले हैं वो इस महीने के आखिर में और जुलाई के एंड पे अफ्रीका से और ईरान से होने के चांसेस हैं। जनरल साहब, अगर इतने मजीद हमले होंगे तो फिर मुस्तकबिल में जो कहा जा रहा है कि ग़ज़ाई किल्लत का सामना करना पड़ सकता है, तो इसका कोई तखमीना है कि इसको ओवरकम करने के लिए आप लोगों ने कोई प्लानिंग की है ताकि अगर ये हमले इसी तरह जिस तरह आप बता रहे हैं ये मजीद जारी रहेंगे तो खुराक की किल्लत पैदा ना हो, स्टोरेज में कुछ है कि लोगों को मुश्किलात ना पेश आएँ? शाजिया, इस वक्त पाकिस्तान के तीनों सूबे जो ज़्यादा इससे इफ़ेक्ट होते हैं वहाँ पे किसानों की ट्रेनिंग हो रही है इस टिड्डी दल की तदारत के लिए। और इसके अलावा जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, PDMAs हैं, पाकिस्तान की अफवाज हैं जिनके 5-1 हज़ार के करीब सोल्जर्स जो हैं वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला किया है कि वो 6 जहाज़ और ख़रीदे और उन जहाज़ों को जो है वो इसके लिए इस्तेमाल करे। मैं आपको ये बता दूं कि ये इंशाल्लाह ये 6 जहाज़ आने के साथ हमारे पास तकरीबन 16 जहाज़ ज़्यादा नुकसान हुआ है ताकि पता चल सके कि किन एरियाज़ पर काम करने की ज़रूरत है, किन पर ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है और पता चले कि अगर फलां फसल जो है वो ज़्यादा उसका नुकसान हो गया है तो उस हवाले से एडवांस में इकदाम कर लिए जाएं ताकि जो किसानों को भी अगले साल जो है ना वो मसला ना हो। किसान तो कह रहा है कि हमारा तो पूरे 1 साल की जो मेहनत है वो ज़ाया हो गई है। शाजिया, इसके ऊपर प्रॉपर काम हो रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी जो है इन ना सिर्फ नुकसानात का तखमीना लगा रही है बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी ने इसके ऊपर बड़ी डिटेल से काम करके जो आने वाले दिनों में नुकसानात हो सकते हैं और अगर तदारक ना किया जाए तो इसके लिए जो है वो तो इसका मतलब ये हुआ कि 2-3 महीने अगर ये हमले ऐसे जारी रहते हैं तो ये फसलें जो बिल्कुल ऐसे ही ये नुकसान होता रहेगा। फिर तो हमें बहुत ज़्यादा एडवांस में अपना होमवर्क करने की ज़रूरत है। मैं इतना आपको बता देता हूँ कि जो फसलें जो हैं उनके बर्बाद होने के इसलिए चांसेस तो रहेंगे कि टिड्डी दल इस साल 3 दफ़ा मशरक़ की तरफ जाएगा जिसको समर ब्रीडिंग एरियाज कहते हैं और फिर ये जो है वापस जाएगा विंटर ब्रीडिंग एरियाज की तरफ। और मुझे लगता है कि ये अगले 2-3 साल जो है टिड्डी दल का निज़ाम जो है वो चलता रहेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। चेयरमैन NDMA जनरल मोहम्मद अफजल साहब हमारे साथ थे। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। नाज़रीन, हुकूमत क्रेडिट ले रही है कि इसने चीनी बहरान के जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन लेके तारीख रकम कर दी है और हुकूमत ने एक्शन प्लान का ऐलान भी कर दिया है। और जो एक्शन प्लान है इस पर भी कई किस्म के सवालात उठाए जा रहे हैं। हुकूमत के एक्शन प्लान के मुताबिक 7 मुख्तलिफ इदारों को मुख्तलिफ पहलुओं पर इन्वेस्टिगेट करने की सिफारिश की गई है और सबको 3 महीने में तहकीकात मुकम्मल करने का पाबंद भी बनाया गया है। तो क्या 90 रोज़ में तहकीकात जो है ये मुकम्मल हो जाएंगी? क्योंकि नैब तो 1.5 साल में रेफरेंस भी नहीं बना पाता है, तो फिर ये 3 माह में ये जो तहकीकात हैं ये कैसे मुकम्मल होगी? और फिर दीगर इदारों में क्या इतनी कैपेसिटी है कि वो ये तहकीकात 3 महीनों में मुकम्मल कर पाएँ? चीनी बहरान पर रिपोर्ट आई, तहकीकात हुई, जिम्मेदारों का तयन हुआ, वज़ीर आज़म का एक्शन हुआ, लेकिन एक सवाल जो अपनी जगह वैसे ही खड़ा है वो ये है कि अवाम को अभी तक चीनी सस्ती क्यों नहीं मिल पा रही है। और अगर अब जब हुकूमत ने एक्शन लेने का ऐलान कर ही दिया है तो क्या इसकी जद में वज़ीर आला पंजाब भी आ सकते हैं? क्योंकि हुकूमती ऐलान के मुताबिक 2014 के बाद से दी जाने वाली 29 अरब की सब्सिडी के मामले पर तहकीकात होंगी और फिर इन 29 अरब रुपयों में से 2.4 अरब की सब्सिडी वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने दी थी पंजाब में। अब अहम सवाल ये भी है कि हुकूमत चीनी के बहरान को सब्सिडी तक ही सिर्फ महदूद क्यों कर रही है? क्या विफाकी काबीना के
बरामद करने के फैसले का इस बहरान में कोई अमल दखल नहीं था। इस पर भी हमने बात करनी है। दूसरी तरफ स्टील मिल्स के मुलाजमीन को मुलाजमत से फारिग करने के मामले पर सिंध हुकूमत और विफाक में एक नया महाज शुरू हो गया है। वजीर तालीम सिंध सईद गनी कहते हैं कि सिंध हुकूमत स्टील मिल्स को चलाने के लिए तैयार है और हम जमानत देंगे कि किसी मुलाजिम को नहीं निकालेंगे। सईद गनी का ये भी कहना था कि पाकिस्तान स्टील मिल्स की मजमूई जो ज़मीन है 19,000 एकड़ है, जो सिंध हुकूमत की मलकियत है, जिस मकसद के लिए ज़मीन विफाक को दी गई, अगर वो पूरा नहीं हुआ तो सूबा वापस ले सकता है। कल अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत भी होगी। सवाल ये है कि क्या स्टील मिल से मुतालिक हुकूमत का ये जो फैसला है दुरुस्त है। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की साबका हुकूमत और क़यादत के खिलाफ अमरीकी ब्लॉगर के जो इंकशाफात सामने आए हैं, इसने मुल्क में एक नई बहस छेड़ दी है। अमरीकी ब्लॉगर सिंथिया रिची किस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत पर इल्ज़ामात जो लगाए गए इनको साबित कर सकती हैं, और अगर साबित ना कर पाएँ फिर क्या होगा। इस पर कानूनी राय भी जानेंगे और दीगर जो मुल्की सियासी हालात है मैं बात करूंगी। मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बैरिस्टर एतजाज एहसन साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया एतजाज साहब, आपने वक्त दिया। एतजाज साहब, सबसे पहले तो ये चीनी स्कैंडल पर जो रिपोर्ट है इस पर ही बात कर लेते हैं। हुकूमत की अच्छी एफर्ट है कि चीनी स्कैंडल पर इंक्वायरी कमीशन बनाया, इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट आई, उसको पब्लिक किया, जिम्मेदारों का तयन हुआ। अभी जो मैं अपने इंट्रो में बात कर रही थी कि मुख्तलिफ इदारों को जो टास्क दिए गए हैं डिफरेंट एरियाज में इन्वेस्टिगेट करने के लिए, मसलन नैब है जो शुगर मिलों को सब्सिडी दी गई उस पर इन्वेस्टिगेट करेगा, FBI है इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स फ्रॉड और बेनामी लेन देन की तहकीकात करेगा। इस तरह मुख्तलिफ इदारों को टास्क दिए गए हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है एतजाज एहसन साहब, वो ये कि जो इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट थी, इस रिपोर्ट में इन इदारों की कारकर्दगी पर भी सवालात उठाए गए हैं जिनको आज ये टास्क दिए गए हैं। मसलन मुसाफकती कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कारकर्दगी पर सवाल उठाया गया कि ये इदारा जो था ये मसनूई किल्लत को ख़त्म करने का पाबंद था लेकिन ये नहीं कर सका। मतलब ये कि जिन इदारों की कारकर्दगी पर आपने सवालात उठाए उनको आप ये जिम्मेदारी कैसे दे सकते हैं? क्या वो आगे अपनी जिम्मेदारी सही निभा पाएंगे? ये FBI और FIA और एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट सूबे की और नैब, इन 4 इदारों में ये जो अमूर है तफ्तीश के, तहकीक के और इस्तगासा लाने के और कार्रवाई करने के, ये अब तकसीम कर दिए गए हैं इस SIT की रिपोर्ट के बाद, शुगर की रिपोर्ट के बाद। हाँ। शुगर की रिपोर्ट में एक चीज़ तो वादे हुई है कि PTI के अपने लोग बेनकाब हुए हैं। ये हम बहुत पहले से कह रहे थे, मैं कह रहा था कम से कम बहुत पहले से, कि ये जो FBR का मामला है वो, और ख़ास कर अगर FBR ने उसमें अपने इख्तियार को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है या कोई FIA में है, तो ये नैब को नहीं दिया जा सकता, ना नैब ले सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट ने इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के तहत हर मामला नैब को भेजना शुरू कर दिया था। कोई ध्वनि का मामला था, कोई एक्साइज का मामला था, 2 बोतलें शराब का मामला था, एक बड़ी मोतबर एक्ट्रेस थी, पाकिस्तान की एक्टर हैं, उनके कहीं से निकल आए 2 बोतलें उनको मंसूब की और वो भी नैब को भेज दिया गया, हालांकि वो सिंपल एक्साइज, कस्टम्स एंड एक्साइज का मामला था। तो ये नैब को इतना बोझ नैब पे डालना बिल्कुल गलत है और ये इस लिहाज से देर आयत दुरुस्त आयत वाली बात है। लेकिन ये किया इन्होंने इसलिए है क्योंकि इनके अपने जो साथी हैं और इनके अपने लोग वो इसमें आए हैं। जब तक तो सिर्फ पीपल्स पार्टी के और नून लीग के लोग चीनी स्कैंडल में मुलव्वस थे, तब तक तो PTI की हुकूमत ने ये नहीं सोचा कि इनको भी भेजें FBR के पास या कंपटीशन कमीशन के पास या आपका मतलब है इनको मतलब ये अपने लोगों को छुड़वा सकें? वो तो अपने लोगों को एक्सपोज कर रहे हैं। जहांगीर तरीन का नाम कितने करीबी साथी हो, वो तो अपने लोगों को एक्सपोज कर रहे हैं, तो कैसे बचा सकते हैं? एक्सपोज यकीनन किया है। हाँ। ये मैं मानता हूँ, एक्सपोज यकीनन किया है, लेकिन उनके खिलाफ कोई एक्शन तो नहीं हुआ
वो जहांगीर तरीन के अलावा वो बैठे हुए हैं, काबीना में बैठे हुए हैं, सूबाई काबीना में, वफाकी काबीना में, उन पे कोई असर ही नहीं हुआ। तो एक्चुअली असर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि सारे मामलों को छोड़ के सिर्फ एक सब्सिडी कैसे दी गई, क्यों दी गई, किसने दी, इसको फोकस किया जा रहा है। फैसले किसने नहीं किए विफाकी सतह पर, ईसीसी में, उसको बिल्कुल टच नहीं किया जा रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि सिर्फ सब्सिडी को आप टच क्यों कर रहे हैं। आप एक देखें, एक केस है मिसाल के तौर पे, उसमें 2 हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट के फैसले हैं, 2 सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं, एक ही जैसे, डिटो 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 डिटो, एज एन उस पे कुछ भी नहीं किया। ये इतना एहतियात बरत रहे हैं शरीफ खानदान पे भी। हाँ। शरीफ खानदान 4 मिलें अपनी उठा के और जनूबी पंजाब ले गए थे, ये 3 साल का वाकया है, और वहाँ मिलें बिल्डिंग्स बनानी शुरू कर दी थी, मशीनरी ले गए थे सारी, के वहाँ जो गन्ने में शुगर है वो ज्यादा है, सुक्रोज कंटेंट ज्यादा है। हाँ। और ये इन्होंने शेखुपुरा से, साहिवाल से मिलें उठाई और मशीनरी सारी ट्रकों पे लाद के 1000 ट्रक ले जाके और वहाँ उतारी, और वहाँ उन्होंने नट्स एंड बोल्ट्स लगा के बिल्डिंग्स बना के, वो बड़ी बड़ी लंबी मतलब क्या आपको लगता है इससे कुछ निकलने वाला नहीं है? भले इनके अपने लोगों के नाम। मैं आपको कह रहा हूँ कि वो सारा इलीगल था। हाई कोर्ट ने कहा ये इलीगल है। हाई कोर्ट ने ये कहा, सिंगल बेंच जस्टिस आयशा मलिक ने, कि इसमें वजीर आजम और वजीर आला नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ मुलव्वस हैं और ये इलीगल है, इनको वापस ले जानी चाहिए मिलें। उन्होंने अपील की, मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस और जस्टिस शुजात अली शाह ने फैसला किया, शुजात अली खान ने, और उन्होंने कहा कि ये मिलें गलत तौर पे ले जाई गई हैं और तौसीक की, तस्दीक की हाई कोर्ट के सिंगल बेंच। सुप्रीम कोर्ट में लेके गए, सुप्रीम कोर्ट ने इनकी अपील में रद्द की, सुप्रीम कोर्ट ने इनकी नजरसानी की दरखास्त रद्द की और नजरसानी की दरखास्त में हुक्म दिया कि जहां से उठाई थी मिले वहीं नट्स एंड बोल्ट वहीं जाके लगाएं। सही। क्योंकि वहां काश्तकारों के इन्होंने पैसे भी नहीं दिए हुए थे, काश्तकार भी रो रहे थे। सही। अब इसको 2 साल तकरीबन हो गए हैं, उन्होंने वो मिलें उठाई नहीं, ना लेके गए हैं। इतना बड़ा ये इतना बड़ा स्कैंडल है कि इसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सब इन्वॉल्व है, और इन्होंने ये नहीं लेके गए। और ना पंजाब गवर्नमेंट किसी वजह से करती है, क्योंकि वो शुगर माफिया की जो बात करते हैं वो शुगर माफिया ही बैठा हुआ है। सही। इमरान खान के साथ। एक आखिरी सवाल पूछना चाहती हूँ, सियासत पर बड़े ज़बरदस्त आपके कमेंट में होते हैं। विफाक, सिंध और नून लीग, मौजूदा हालात में ये तलखियाँ बढ़ती क्यों जा रही हैं? आप मुख्तलिफ मामला देख लें, कोरोना का देख लें, सिंध विफाक पर चढ़ाई कर देता है, शहबाज शरीफ का मामला देख के तहरीक इंसाफ नून लीग पर लपक जाती है। तो ये मौजूदा हालात में ये 3 पार्टीज के दरमियान तलखी बढ़ती क्यों जा रही है एतजाज साहब? मैं इस पे बड़ा परेशान हूँ, बहुत सख्त परेशान, और नाजेबा अल्फाज मुझे होती है। और मैं आपको बताऊं, इस हद तक चले गए हैं। हाँ। इस हद तक इनके कायदीन नहीं गए। चेयरमैन बिलावल ने ऐसी बात नहीं की मेरी नजर में, ना शहबाज शरीफ ने, लेकिन जो नेक्स्ट की आदत है और बड़ी मोतबर की आदत है, उनमें अब अगर कोई नून लीग का इस किस्म की शख्सियत जैसी जिम्मेदारियां और बड़ी अहम जिम्मेदारियां हैं मरियम औरंगजेब पे, अगर मरियम औरंगजेब कहती हैं कि वजीर आजम को गिरफ्तार हो जाना चाहिए, गिरफ्तार करना चाहिए वजीर आजम को, हाँ। और हमारी तरफ से भी कहते हैं कि जी गिरफ्तार करना चाहिए, मैं इसके बड़ा सख्त खिलाफ हूँ। सही। मैं वजीर आजम के खिलाफ हूँ। मुझे कोई वजीर आजम मेरा महल्लेदार है, मेरा हमसाया है, मेरा दोस्त रहा है, हाँ। मेरे भाई के मरने पे इसने मतलब है कोई पुरसा भी नहीं किया, तो मुझे कोई हमदर्दी नहीं है जब मैं कह रहा हूँ। पर जब आप कहते हैं कि वजीर आजम को गिरफ्तार कर लो और नैब करे, तो क्या ये समझते नहीं, जानते नहीं कि जब वजीर आजम गिरफ्तार होता है तो मार्शल लॉ लगता है।
शहीद जुल्फकार अली भुट्टो गिरफ्तार हुए हैं तो मार्शल लॉ लगाया है। सही। नवाज शरीफ 12 अक्टूबर 99 को गिरफ्तार हुए हैं तो मार्शल लॉ लगाए। तो क्या हम, ये मैं मानता नहीं हूँ, पर इससे तो यूं लगेगा कि जिस तरह पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग न्यू मार्शल लॉ को दावत दे रही है, पीपल्स पार्टी तो हरगिज नहीं देगी, हरगिज नहीं देगी। मैं जानता हूँ चेयरमैन बिलावल को भी और आसिफ साहब को भी। अब रह गई मुस्लिम लीग नवाज, वो जाने, उनका काम जाने, वो तो भागे हुए हैं सारे ही। ठीक। और वो अगर लेके ये कहा जाए कि मरियम औरंगजेब साहबा की तरफ से जो बड़े जामे बयानात, बड़े जोरदार बयानात, बड़े पुरअज़्म बयानात देती हैं, बिला खौफ बयानात देती हैं, बड़ी अच्छे अंदाज से बोलती हैं, पर अगर वो ये कहना शुरू कर दें कि जी वज़ीर आज़म को गिरफ्तार कर दो, इमरान खान को गिरफ्तार कर दो, इमरान खान को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता जब तक वो वज़ीर आज़म। बिल्कुल सही। मैं इसके भी खिलाफ था कि सदर मुमलिकत, और मैंने ये केस यूसुफ रजा का डिफेंड किया था, वो मैं हारा था, पर सदर मुमलिकत से आप जवाब नहीं ले सकते, आप उनको उन पे FIR नहीं काट सकते सही। जब वो सदर है। तो जब तक इमरान खान सदर वजीर आजम है, उसको तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बिल्कुल सही। वो पाकिस्तान चेयरमैन बिलावल ने शुरू में ही कहा था कि वो हमारा वजीर आजम है। सही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बैरिस्टर एतजाज़ हसन साहब मेरे साथ हैं। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते एक छोटे से वक्फे के बाद। नाजरीन, बहरान पे बहरान आखिर ये हुकूमत कर क्या रही है? ये हम नहीं कह रहे, ये अवाम कह रहे हैं, क्योंकि अभी पिछले आटा और चीनी बहरान पर एक्शन शुरू नहीं हुआ कि नए आटा बहरान के जो खदशात हैं इन्होंने जन्म लेना शुरू कर दिए। पंजाब हुकूमत की नाअहली और अदम दिलचस्पी की वजह से आम आदमी के लिए ओपन मार्केट में गंदम की कीमत 1900 रुपये फ़ी मन तक जो है वो पहुंच गई है, जबकि सरकारी कीमत 1400 रुपये फ़ी मन है। सूबे में आटे की कीमत पहले ही 200 रुपये तक फ़ी 20 किलोग्राम थैला बढ़ चुकी है, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है। मुनाफाखोर आड़ती और गंदम डीलर्स जो हैं ये बिला खौफ आम सारिफ से 500 रुपये फ़ी मन जायद जो है वो कीमत वसूल कर रहे हैं, जबकि सूबाई हुकूमत गंदम की ख़रीदारी का तारीखी टारगेट जो है ये 4 मिलियन मेट्रिक टन हासिल करने पर शादाने जो है ना वो बजा रही है। चक्की मालिकान ने भी आटे की कीमत 4 रुपये फ़ी किलोग्राम बढ़ाकर 61 रुपये से 65 रुपये कर दी है, और फिर नान बाय एसोसिएशन ने भी नान और रोटी की कीमत में जो है ना वो इजाफे का ऐलान कर दिया, जिससे लाजमी बात है कि जो एक आम आदमी है वही मुतासिर होगा। जबकि आम बात यह है कि हुकूमत अपना टारगेट पूरा करने के लिए तो एक्शन लेती रही, लेकिन ओपन मार्केट में गंदम की कीमत को मुनासिब सतह पर रखने के लिए कोई इकदाम नहीं किया जा रहा है। मैं बात करूंगी हमारे नुमाइंदे अनवर हुसैन सुमरा से। बहुत शुक्रिया अनवर हुसैन सुमरा आपका। सबसे पहले तो ये मुझे बताइएगा कि पंजाब में सरकारी सतह पर गंदम की खरीदारी जो थी ये 5 जून तक थी, जबकि 1 जून तक 45 में से 41 लाख टन गंदम 1400 रुपये मन के हिसाब से खरीद भी ली गई थी। सवाल यह है कि हुकूमत ने बाकी के 4 लाख टन जो गंदम है क्या ये भी खरीद ली है, और आम आदमी को जो आम मार्केट में आम शहरी को 1900 रुपये मन फिर फी मन गंदम क्यों फरोख्त हो रही है? आम आदमी तक महंगी क्यों जा रही है ये देखें शाजिया, बात यह है कि गंदम वाहद कमोडिटी है जिसकी सपोर्ट प्राइस जो है वो हुकूमत डिटरमिन करती है। इसकी वजह ये होती है कि मुल्क भर में जो है फूड सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाए और आम आदमी को गंदम जो है वो मुनासिब रेट्स पर फराहम की जाए। इस दफ़ा पंजाब हुकूमत ने 4.5 मिलियन मेट्रिक टन गंदम ख़रीदारी का हदफ मुकर्रर किया, जिसके लिए 300 से ज़्यादा सेंटर्स बनाए गए और ये अप्रैल के एंड पर ख़रीदारी शुरू की और 5 माह तक ये जारी रही। हुकूमत ने यह दावा किया है कि उसने अपने टारगेटेड जो गंदम थी वो ख़रीद ली है, लेकिन इसके साथ साथ जो है हुकूमत की तरफ से पकड़ धकड़ FIR करने और लोगों को थ्रेट करने की वजह से ओपन मार्केट में जिसमें तकरीबन 20% लोग ऐसे हैं, हमारी आबादी, शहरी आबादी के लोग जो सालाना गंदम अपने घर में ख़रीद कर रखते हैं, उनको 1900 रुपये फ़ी मन के हिसाब से गंदम इस वक्त मिल रही है। उसकी वजह यह है कि हुकूमत ने अपना टारगेट पूरा करने के लिए तो तमाम मशीनरी को एक्टिवेट किया, लोगों को पकड़ा भी, लोगों की गंदम को जब्त भी किया, लेकिन जो ओपन मार्केट में कीमत को स्टेबल करना था उसके लिए कोई इकदाम नहीं किए गए।
गए। इस हवाले से हमारी जब आड़तियों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि जब हुकूमत ने ख़रीदारी शुरू की तो हमने अपनी ख़रीदारी शुरू की। आड़ती ने या जो मुनाफाखोर और ज़ख़ीरा अंदोज़ इस मुल्क में बैठा हुआ है या सूबे में बैठा हुआ है, उसने ज़िम्मेदार से, क्योंकि स्पोर्ट प्राइस इस दफ़ा 1300 रुपये मन से बढ़ाकर 1400 रुपये मन इसलिए की गई थी कि किसान को फ़ायदा हो, माली फ़ायदा हो। लेकिन 200 रुपये फ़ी मन जो मुनाफा हो रहा है ये किसकी जेब में जा रहा है? जी बिल्कुल वही, किसान से आड़ती ने 1350 रुपये फ़ी मन के हिसाब से गंदम खरीदी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर ली। अब वही गंदम जो है वो 1900 साढ़े 1900 रुपये फ़ी मन के हिसाब से आम सारफ को बेच रहा है। 500 से 550 रुपया वो डाका डाल रहा है और हुकूमत खामोश तमाशाई बनी बैठी है। आप अंदाज़ा लगा रहे हैं कि पंजाब हुकूमत, जहाँ तब्दीली सरकार ये नारे लगाती थी कि मेरिट पे हम हर काम करेंगे, हुकूमत की अमलदारी को यकीनी बनाया जाएगा और आम आवाम को फ़ायदा दिया जाएगा, उसकी लाइफ स्टाइल में इम्प्रूवमेंट आएगी और अशियाए खुरोनोश की कीमतें जो हैं वो मुनासिब सतह पर रखी जाएंगी। अब सारा दिन जो है आड़ती, ज़ख़ीरा अंदोज़ और मुनाफाखोर जो है 550 रुपया फ़ी मन के हिसाब से आम सारफ से ज़्यादा चार्ज कर रहा है। किसी एक भी आड़ती के खिलाफ एक्शन नहीं हुआ, किसी एक भी आड़ती को पकड़कर अंदर नहीं दिया गया। उसकी मेन वजह यह है कि हुकूमत की जो मशीनरी है, अब पंजाब हुकूमत दूसरे सूबों को इसको एक्सपोर्ट करेगा? जी बिल्कुल, अभी ये फैसला हुआ है कि दूसरे सूबों को भी गंदम जो उनके कोटे के हिसाब से दी जाएगी, लेकिन यहाँ मामलात ये हैं कि पंजाब सबसे ज़्यादा गंदम पैदा करता है, सबसे ज़्यादा प्रोक्योरमेंट भी यहाँ होती है और सबसे ज़्यादा आबादी वाला सूबा भी यही है। यहाँ पर जो आम लोग हैं 20% 70% तो आपके देहातों में लोग रहते हैं जो अपनी गंदम सालाना रख लेते हैं, लेकिन शहरों में रहने वाले जो लोग हैं 20% लोग जो हैं साल भर की गंदम खरीद कर अपने घरों में रखते हैं। उनके कोई हकूक़ नहीं है, उनके हकूक़ का किसने तहफ़्फ़ुज़ करना है? इस पंजाब गवर्नमेंट ने करना, जो इतनी नाअहल है, इतनी इसकी सुस्ती है और अदम दिलचस्पी है कि आम सारफ से दिन दिहाड़े उस पर डाका डाला जा रहा है और कोई भी पूछने वाला आड़ती को नहीं है। वालों ने भी की कीमत बढ़ा दिया और तंदूरों पर आप देखिए रोटी और नान की कीमत भी बढ़ गई है, ज़ाहिर है इससे आम आदमी मुतासिर होगा। देखिए बात यह है कि जब आम ओपन मार्केट में गंदम 1900 साढ़े 1900 रुपये फ़ी मन फ़रोख्त होगी तो वहाँ से ये तंदूर मालकन वहाँ से आटा लेते हैं। चक्की मालकन जो हैं कुछ 5500 चक्की हैं पूरे पंजाब में। लाहौर में 2200-2300 चक्कियाँ हैं जहाँ पर तकरीबन 20-30% लोग जो हैं वो आटा ख़रीदते हैं। उन्होंने 5 रुपये फ़ी किलो आटे की कीमत बढ़ा दी। अब हुकूमत कहती है हम इस पर एक्शन लेंगे, एक्शन खाक लेंगे जहाँ पर आड़ती, ज़ख़ीरा अंदोज़, मुनाफाखोर। हालाँकि पंजाब हुकूमत ने एक ऑर्डिनेंस भी जारी किया हुआ है कि जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करेगा उसको ज़ब्त कर ली जाएगी, उसकी अशिया, उसकी कमोडिटी को ज़ब्त कर लिया जाएगा। लेकिन हुकूमत की अमलदारी इतनी कमज़ोर है, विजन का इतना फुकदान है और हुकूमत अपनी ही पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में इतनी कमज़ोर है कि ओपन मार्केट में बिला खौफ ख़तर जो है मुनाफाखोर 1900 साढ़े 1900 रुपये फ़ी मन 500 का मुनाफा कमाया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अनवर हुसैन सुमरा मेरे साथ हैं। नाज़रीन हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। प्रोग्राम के लिए फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।